तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। बोल रखा है कि आकृति 6.33 में, ये आपको आकृति दे रखी है, इसमें पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। यहाँ पर दो शीशे हैं हमारे पास, एक है पी क्यू और दूसरा है आर एस। ये दोनों दर्पण दिए गए हैं, दर्पण मतलब शीशे, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। मतलब पी क्यू समांतर है आर एस के। एक आपतन किरण ए बी, यहाँ पर जो ए बी है वो एक आपतन किरण है। आपतन किरण के बारे में आप कक्षा 8वीं में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि एक दर्पण होता है, ठीक है, दर्पण के एक साइड होता है पॉलिश सरफेस। भाई कोई भी किरण आए तो इसके आर पार ना चली जाए, तो एक साइड पॉलिश होता है, तो इसको हम कहते हैं पॉलिश सरफेस। अब यहाँ पर जो किरण इससे टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतन किरण। जो टकरा के वापस चली जाती है उसे बोलते हैं परावर्तन किरण। अच्छा, इसके बीच में हम अभिलंब बनाते हैं, ठीक। तो हमने पढ़ रखा है कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है, इसे बोलते हैं आपतित कोण, इसे बोला जाता है परावर्तित कोण। नहीं, सारा कंसेप्ट हमने कक्षा 8वीं में पढ़ा हुआ है, ठीक। इन्हीं कंसेप्टों का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक। तो अब यहाँ पर ए बी एक आपतित किरण है, मतलब यहाँ से रोशनी आई, इसको टकराने के बाद, बी पॉइंट पर टकराने के बाद ये रोशनी यहाँ पर परावर्तित हो गई। फिर सी से टकराई, सी से टकराने के बाद डी पर परावर्तित हो गई। तो कुछ इस तरीके का ये डायग्राम बन गया। तो यही सभी चीज़ प्रश्न में लिखी गई है। भाई पी क्यू से बी पर टकराती है, फिर परावर्तित किरण जो है बी सी पर चलकर सी से टकराती है, सारी चीज़ यही लिखी गई है। फिर लास्ट में बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है। हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। ए बी रेखा को सी डी रेखा के समांतर सिद्ध करना है। अच्छा, दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? तीन चीज़ें होती हैं। अगर उनके संगत कोण बराबर हों तब भी वो समांतर हैं, एकांतर कोण बराबर हों तब भी वो समांतर हैं, अगर तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री हो तब भी वो समांतर है। यही चीज़ हमें पढ़ी थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर ये कोण एंगल ए बी सी कैसे ना कैसे करके इसके बराबर हो जाए, एंगल बी सी डी के बराबर हो जाए, तो ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ए बी को सी डी के समांतर दिखाना है तो उसके लिए मुझे पहले एंगल बी को एंगल सी के बराबर दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कुछ आप डायग्राम ऐसा देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे ये ऐसे। अगर मैं इसको सीधा करूं तो जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं ऑटोमेटिक ही समांतर होती हैं। तो मेरा मेन काम क्या रहेगा कि कैसे ना कैसे करके एंगल बी को एंगल सी के बराबर दिखाया जाए। अच्छा, इन दोनों एंगल को बराबर दिखाने के लिए हमें यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे? हम बी पॉइंट से एक अभिलंब खींचेंगे। जैसे मान लो मैंने एक अभिलंब खींच लिया, बी ई नाम दे दिया, चलो बी ई नाम दे दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक अभिलंब खींचा बी ई, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी खींचा गया था। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है। तो वही चीज़ मान लो कि आपतित किरण थी, परावर्तित किरण थी, सब कुछ सही था, लेकिन एक बीच में अभिलंब नहीं था, तो हमने एक अभिलंब खींच लिया। ऐसे ही इसके बीच में भी खींचा जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब का मतलब है कि यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बनेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ऐसे ही यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री का बना होगा, ठीक। अच्छा, जब समांतर रेखाओं के बीच में अभिलंब खींचा जाता है, जैसे हमने यहाँ पर दो समांतर रेखाएं थी पी क्यू और आर एस, इसके बीच में दो अभिलंब खींचे हमने, तो वे अभिलंब समांतर होते हैं भाई। अब आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों अभिलंब कभी नहीं मिलेंगे, चाहे आप इसको कितना ऊपर बढ़ा दो, है ना। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हैं? समांतर हैं, ठीक। और यहाँ पर बी सी एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला कोण सिर्फ हाफ एंगल, जो आप ये देख रहे हैं, ये एंगल सिर्फ ये हाफ वाला, ये हाफ एंगल इस हाफ एंगल के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई? ये तो होगी हमारी समांतर रेखाएं।
समांतर रेखा के बीच में ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा, है ना। तो ये हाफ एंगल के बराबर हो गया। पूरा तो नहीं हो पाया लेकिन हाफ तो हो गया हमारा। अच्छा, इसको अगर मैं एंगल 1 नाम दे दूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। ठीक इसी तरीके से मैं एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर कर सकता हूं। अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे करना है। अभी तो मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो, हमने सिर्फ 2 स्टेप अब तक किए। सबसे पहले मैंने BE एक अभिलंब खींचा, CF एक अभिलंब खींचा। इसके बाद ये हाफ एंगल इस हाफ एंगल के बराबर हो गया, और उसके बाद हम इस पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के बराबर दिखा देंगे। और जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा, तब हम आराम से कह सकते हैं कि भैया AB और CD। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अजीब लगेगा क्योंकि थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन और एक आपका 4th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, है ना। लेकिन आसान है भाई, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को समझना होगा कि हमने किया क्या। तो सबसे पहले बताइए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्ध करना है। भाई क्या हमको सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD के। AB समांतर है CD के। फिर हम लिखेंगे दिया है। प्रश्न में हमको क्या दे रखा है? तो प्रश्न में सिर्फ 2 ही बात दी थी कि PQ और RS दर्पण है जो कि समांतर है। तो आप लिख दीजिए कि भैया PQ और RS समांतर है। ये हमको मिला हुआ है, हमें सिद्ध करना है ये। तो अब मैं लिखता हूँ रचना ना, क्योंकि हमने क्वेश्चन में जो है यहाँ पर BE और CF इन दोनों को लंब खींचा है ना। प्रश्न में तो था नहीं, अपने आप खींचा, तो हमने इसको रचना में डाल देना। अब चाहो तो आप रचना में डाल सकते हो, और चाहो तो आप सीधा सिद्ध में लिख सकते हो कि हमने ऐसा ऐसा किया, लेकिन मैं रचना में लिख देता हूँ। तो मैं लिख दिया भाई BE, ये जो BE है, और CF तथा CF 2 अभिलंब खींचे। हमने यहाँ पर 2 जो थे वो अभिलंब खींचे। अभिलंब और लंब एक ही बात है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर सिद्ध। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। कारण सिंपल है भैया, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और बीच में ये हो गया आपका आपतन कोण और ये हो गया आपका परावर्तन कोण, है ना। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। रीज़न आप लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर आप लिख दो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये आपतित किरण है, यहाँ पर रेखा आ रही है, यहाँ से जा रही है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में आपतन और परावर्तन कोण बनते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 3 और एंगल 4 इसी तरीके से ये भी बराबर होंगे। रीज़न सेम रहेगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे और। चलो, एक काम हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया था? हमने BE को एक लंब खींचा था, CF को भी एक लंब खींचा था। अब मैंने आपको कहा था कि जब लंब खींचे जाएं समांतर रेखाओं के बीच में, जो समांतर रेखाओं के बीच में लंब खींचे जाएं, तो वो दोनों लंब भी समांतर होते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ कि भैया BE समांतर है CF के। रीज़न लिखना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कि दोनों के दोनों समांतर क्यों हैं? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए लंब समांतर ही होते हैं। समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए लंब समांतर होते हैं। इसका भी रीज़न है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो ये BE और CF समांतर हो गए भाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो BC है वो एक तिर्यक रेखा काम कर रही है, तो एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर होगा। रीज़न आप लिखेंगे एकांतर कोण।
अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, क्या मैं एंगल 1 को कुछ और लिख सकता हूँ? यहाँ ऊपर देख लीजिए कहीं पर कि क्या एंगल 1 को बदल करके कुछ और लिखा जा सकता है? देखिए शाबाश, हाँ, एंगल 1 को एंगल 2 लिखा जा सकता है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर भी तो आया था पहले, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस एंगल 1 को बदल करके एंगल 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से एंगल 3 को कुछ और लिख सकता हूँ। एंगल 3 को हम लिख सकते हैं एंगल 4, क्योंकि ये दोनों बराबर आए थे पहले। तो मैंने एंगल 1 को बदल के एंगल 2 लिख दिया, एंगल 3 को बदल के एंगल 4 लिख दिया। बात समझ में आ गई? रीज़न आप दे दीजिएगा कि भैया एंगल 1 बराबर था एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर था एंगल 4 के। ये दोनों बराबर थे, इसलिए हमने इनको चेंज करके ऐसे लिख दिया। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको मान लेता हूँ मैं 2, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। ठीक है, और ऐसे जोड़ा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि इनको जोड़ा है ना, बराबर बराबर को जोड़ा बराबर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, है ना। इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और बराबर बराबर को जोड़ो तो बराबर ही आएगा। तो एंगल 1 प्लस 2 बराबर हो गया एंगल 3 प्लस 4 के। अब एंगल 1 प्लस 2 मिलकर क्या बनाते हैं? यही एंगल बी बनाते हैं भाई, है ना। इसका नाम दे दो ए बी सी, पूरा नाम दे दो। तो मैं कह दूंगा भैया एंगल ए बी सी बराबर हो गया 3 और 4 का जोड़, यानी बी सी डी के, एंगल बी सी डी के। और यही हम चाहते थे, हम यही तो चाहते थे कि ये पूरा कोण बराबर हो जाए इस पूरे कोण के, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं अपने आप ही समांतर हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि ये एकांतर कोण है, ये दोनों के दोनों एकांतर कोण हैं तथा ये बराबर भी हैं, तथा ये बराबर भी हैं। जो एकांतर कोण बराबर होते हैं तो जो रेखाएं बनती हैं वो समांतर होती हैं। तो हम सिंपल लिख देंगे, तो ए बी समांतर होगा सी डी के। और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था? प्रूफ। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इत्ते सिद्धम, इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया। आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इमेज को देख करके ऐसा लगता है कि बड़ा सारा है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की एक और बार, आसान लगेगा आपको। तो हमने क्या किया, हमने एक अवलंब खींचा BE और एक अवलंब खींचा CF। खींचने के बाद एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3 के, लेकिन मुझे पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के भी बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के भी बराबर है। तो उन दोनों को जोड़ दिया, चेंज किया था ना हमने यहाँ से, है ना। चेंज करने के बाद इन दोनों को जोड़ दिया, इसको भी जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ गया बस। ठीक है, फिर हमने कह दिया कि ये दोनों रेखाएं भी समांतर हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाता है। समझ में आ गया? तो एक बार वापस से ट्राई कीजिएगा और कल हम करेंगे इस प्रश्नावली 6.2 की प्रमेय जो कि हमारी रही हुई थी, उनको हम ख़त्म करेंगे। बस, थैंक यू।